morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number I think 10, and this is the chapter structure of atom. इस चैप्टर में हम इससे पहले बहुत सी बातें डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो बोहर का मॉडल था, बोहर का एटॉमिक मॉडल, और उस बोहर के एटॉमिक मॉडल की हमने कुछ डीमेरिट्स या लिमिटेशंस की बात की थी हमने। और उन लिमिटेशंस में सबसे बड़ा जो मेजर लिमिटेशन था उसका, बोहर का जो सबसे बड़ा मेजर लिमिटेशन था वो ये था कि जो बोहर है उसका जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही ये एप्लीकेबल है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो स्पेशली हाइड्रोजन के लिए ही डेवलप किया गया था। ओके, इट वाज डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्दर ऑन इट वाज एक्सटेंडेड टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है, लेकिन उनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए अगर हमें इसको हीलियम पे अप्लाई करना है तो हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इन द सेम वे लिथियम के पास जनरली 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, यानी कि 2+ बना ले, देन इन दैट केस इट आल्सो बिकम्स ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दैट इज +3। ओके, एंड एटसेट्रा, मींस आगे भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका लिमिटेशन था। एक लिमिटेशन इसका जो था ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका जब हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम बनता है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है, इन दैट कंडीशन उसका क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। और स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रेजेंस में ये जो लाइंस होती है, कौन सी लाइंस है? जो हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा है कि ये जो लाइंस होती है ये क्या करती है? स्प्लिटिंग हो जाती है उनकी, और ये जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं, व्हेन दिस इज टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इफेक्ट, and when these are splitting because of presence of magnetic field, then it is called Zeeman effect। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? Zeeman effect बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं, हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें मालूम है। एटम्स जो होते हैं, अगर सेम टाइप के एटम्स मिलकर कुछ स्पीसीज बनती है, कोई सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स अगर कंबाइन होते हैं और कोई सब्सटेंस बनता है तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जब ये बात पूछी गई कि एटम्स ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई डज एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, देयर वाज नो आंसर, मींस बोहर वाज मम, साइलेंट, कुछ मालूम नहीं कि ये केमिकल बॉन्ड वगैरह क्या होता है, क्यों बनता है, ये सब चीज़ें उनको नहीं मालूम थी। तो नहीं मालूम थी तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्वांटम मॉडल की। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? क्वांटम मॉडल की। ठीक है, अब जो क्वांटम मॉडल है, ये क्वांटम मॉडल जो है इसके और बोहर के मॉडल के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसे हमें क्वांटम मॉडल का जरूरत पड़ा? तो इसके बीच में आता है आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल नेचर और बिहेवियर, ड्यूअल नेचर और बिहेवियर ऑफ मैटर। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि जो लाइट होता है, लाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसका
टू टाइप का नेचर होता है, यानी कि ये वेव के जैसा स्ट्रक्चर यानी कि वेव के जैसा बिहेवियर भी शो करता है और ये पार्टिकल के जैसा बिहेवियर भी करता है। कौन? लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो वेव और पार्टिकल दोनों की फॉर्म में बिहेव करता है। ठीक है, कैसे? कुछ इसकी फिजिकल फिनोमेना है, फिजिक्स की को फिनोमेना है जो कि लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड है और कुछ जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम जानते हैं पहले से हमने डिस्कस किया है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर यहाँ पर बात करें तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ ऐसी फिजिक्स की फिनोमेना है जो बहुत नेचर से डिस्क्राइब की जा सकती है, एक्सप्लेन की जा सकती है। सबसे पहले डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट आया, डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने क्या बताया? डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जैसे हमारा जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रेडिएशन का नेचर है वैसा ही नेचर मैटर का भी होता है और होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कि मैटर का भी ऐसा ही नेचर होना चाहिए, मैटर भी ऐसा ही ड्यूअल बिहेवियर शो करना चाहिए। ठीक है, तो मैटर के लिए जो बात पहली बार की वो डी ब्रोगली ने की। डी ब्रोगली जो है वो फ्रेंच यानी फ्रांस जो कंट्री है वहाँ के फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बताया और कहा कि जैसे हम जानते हैं कि जो फोटोन होता है, फोटोन उसके पास में उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैटर है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैटर है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में हमने मोमेंटम की बात की थी। मोमेंटम के लिए हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। डिराइव नहीं किया था, सिंपली आपको बताया था कि m = मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू इट्स वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ऑफ कोर्स v अगर 0 है तो p = 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका मास मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा डी ब्रोगली ने कि जो मैटर है उसका दो ड्यूअल बिहेवियर होता है। ड्यूअल का मतलब डबल, टू टाइप्स का। ठीक है, तो पहला जो है वो है वेव लाइक और दूसरा जो है वो है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल बिहेवियर या पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब इन दोनों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहता है लैम्डा = h/p, जहाँ पर लैम्डा तो क्या है? वेर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। जाहिर बात है, वेव की बात करें तो वेव की है, और p क्या है यहाँ पर? p इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, और h के बारे में तो पता ही है हमें, h तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल नहीं, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा फिजिक्स का मान सकते हो या एक सिंपल सा यूनिट सा क्वेश्चन है कि जूल सेकेंड जो है उस जूल सेकेंड को हम और किस यूनिट में मेंशन कर सकते हैं, और किस इक्विवेलेंट मोमेंट और किस इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं इसको यूनिट में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जूल सेकेंड का इक्विवेलेंट या उसके इक्वल कौन सा यूनिट होता है? ठीक है, चलिए ये बात हो गई लैम्डा = h/p। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ये हमारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे डी ब्रोगली साहब ने बताया था। ठीक है,
और डी ब्रोगली साहब ने कहा कि इसमें इस फॉर्मूले के अंदर जो लैम्बडा है वो तो वेव नेचर को शो करता है और जो पी है वो मोमेंटम को शो करता है। ठीक है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं एम वी होता है, तो आप चाहो इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा करके एम इंटू वी। ठीक है, तो ये इसका एक और शॉर्ट फॉर्म बन गया लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी किसका, वी इज द वेलोसिटी ऑफ जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की। ठीक है, मास एम स्मॉल जो है वो क्या है, मास है, और दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या जिस भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसका मास। करेक्ट। अब देखिए ये सब तो उन्होंने बता दिया, लेकिन क्या इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया या कोई प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव किया गया? तो यस, इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया गया कि जब इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है, बीम का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक स्पीड के साथ में जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज ए बीम। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उनको अगर हम यूज़ करते हैं डिफ्रैक्शन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बीम का जब हम डिफ्रैक्शन करते हैं तो डिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिनोमेना है वो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम के साथ। तो बीम डिफ्रैक्शन जो है वो तो वेव नेचर है, वेव की नेचर होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास वेव नेचर भी होती है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये तो हमें पता ही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम का जो डिफ्रैक्शन होता है, इस डिफ्रैक्शन के बेसिस पे ही जो है एक नया माइक्रोस्कोप आया दुनिया में, एक नया माइक्रोस्कोप हमें मिला, और उस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कोई बता सकता है माइक्रोस्कोप वर्ड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी था वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेव लाइक नेचर जो होती है, वेव लाइक बिहेवियर होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे साइंस में, साइंस के फील्ड में, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर देख लीजिए कि ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या इम्पोर्टेंट टूल बन गया है किसी भी लैब का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसका मैग्नीफिकेशन, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है 15 मिलियन। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वैसे तो कहीं तो दिख ही रहा है, माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि कोई माइक्रो यानी छोटी साइज का, वेरी स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना सेंसिटिव है, इतना यूजफुल है कि इसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो पार्टिकल है उसकी साइज का 50 मिलियन टाइम्स मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं, या हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखा जाए कि क्या सच में इलेक्ट्रॉन के साथ वेव नेचर होती है, या जो वेव नेचर वाली जो वेव्स होती है उनके साथ में क्या पार्टिकल नेचर होती है, इसको चेक करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, और ये जो एग्जाम्पल है ये इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर गिवन है प्रॉब्लम 2.12, और इसमें ये बोला गया है कि कोई एक क्रिकेट का बॉल है जिसका वजन, जिसका मास है 0.1 किलोग्राम, और इसका जो स्पीड है, इसका जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और अब फिर ये क्वेश्चन में पूछता है कि इसका लैम्डा कितना होगा, तो इसका लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, अब हमने इसका यूनिट यहाँ पे नहीं लिखा है, यूनिट हम बाद में बताएंगे। चलिए बता देते हैं, हाफ mv स्क्वायर मीटर किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये सेकेंड जो है यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ओके, ये मीटर के साथ सेकंड आ गया नीचे वाला, ठीक है। तो ये मीटर कैंसल, ये किलोग्राम कैंसल, ये किलोग्राम कैंसल, ये मीटर का स्क्वायर कैंसल, ये सेकंड का ये सेकंड कैंसल, ठीक है। लैम्बडा जो है उसका वैल्यू कितना आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसल, तो ऊपर बच गया मीटर, मास मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और ये था मीटर पर सेकंड नीचे, मीटर पर सेकंड ऊपर, ठीक है। ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, यानी कि लैम्बडा का जो वैल्यू है आपके पास, जो आप लैम्बडा का वैल्यू है, कहाँ मिस्टेक हो गया, मास का यहाँ पे लिख लिया ये मीटर, और इसका सेकंड, ये सेकंड ऊपर चला गया, ठीक है। ये सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक है। एच का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, एच किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओके, ये सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ये जो है वो सेकंड ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो लैम्बडा का जो यूनिट है वो यहाँ पर आता है आपका, ये 0 पॉइंट और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 6.626 × 10⁻⁻34 मीटर। देखिए लैम्बडा की जो वैल्यू आई है, लैम्बडा की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, वो कितनी आती है, 6.626 × 10⁻⁻34 मीटर, 10⁻34 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पावर में तो ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। इतनी कम है कि हम इस वैल्यू को परसीव नहीं कर सकते, या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इस लैम्बडा को या इस रेंज की वेवलेंथ को मेजर कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल जो है आपका जो बॉल है उसके साथ वेवलेंथ नहीं है। यस, वेवलेंथ प्रेजेंट है, ऑल्दो वी कैन नॉट मेजर इट, मीन्स मेजर कर सकते हैं लेकिन इसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी की बात करते हैं हम, इसी को एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल हो तो हमारे को वही एक्सप्रेशन है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड और था एक्चुअली, ये जो जूल था इसमें एक सेकेंड और था, एस और एस स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जूल का मतलब तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और जूल सेकेंड था तो इनटू सेकेंड यहाँ पहले से है, अपॉन में क्या जाएगा, देखिए नीचे क्या लिखते हैं, लैम्बडा इक्वल टू H/mv, m का वैल्यू कितना है, तो मास का वैल्यू कितना है 9.1009 लीजिए इंटू 10⁻⁻। अब यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी आपको पता होना चाहिए 31 किलोग्राम, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर मान लीजिए अपन ने 812 मीटर पर सेकेंड ये लिया, ठीक है। दिस इज द सपोज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, किलोग्राम टू किलोग्राम कैंसिल, मीटर टू मीटर कैंसिल, 1 मीटर, सेकेंड दिस सेकेंड एंड सेकेंड स्क्वायर ऑल आर कैंसल्ड। तो यहाँ पर जब आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पर जो लैम्बडा आता है, लैम्बडा की वैल्यू जो आती है वो आती है 896.7 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू जो है ये तो जानी पहचानी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि एंगस्ट्रॉम तो हमारे लिए एक ईजी, एंगस्ट्रॉम तो हमारे लिए एक ईजी यूनिट है वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रोगली का, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने जो बात बताई उसको हम अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, सिंपल सा एक मीनिंग देखें तो यही है कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसके साथ हमेशा उसका वेव नेचर और उसका पार्टिकल नेचर दोनों एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका वेव नेचर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बाद में HUP, हाइजेनबर्ग्स और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन शॉर्ट HUP, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी जो पुरानी बातें थी सबको हिला के रख दिया, ठीक है, सबको हिला के रख दिया। अगर इनके स्टेटमेंट की बात करें तो इनका स्टेटमेंट बड़ा इजी है, करेक्ट। क्या कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों अगर एक साथ पता करना हो तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, टू कैलकुलेट, टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन का अगर आप वेलोसिटी मेजर करना चाहो और उसी इलेक्ट्रॉन का अगर आप पोजीशन भी कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये तो था इनका स्टेटमेंट। मोमेंटम जहाँ पर वर्ड आता है तो अंडरस्टूड है वहाँ वेलोसिटी जरूर होगा, तो अंडरस्टूड है कि आपको कभी कभी मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको मोमेंटम के साथ वेलोसिटी को भी एक अंडरस्टूड मानते हुए चलना है। इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल, इससे ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट इस फॉर्म में, एक फॉर्मूले के फॉर्म में बताया, ठीक है। मैथमेटिकली इन्होंने इसको इस प्रकार से बताया, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा पी क्या है, जो मोमेंटम है, उसे मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा पी से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ ले कि डेल्टा वी यानी कि दैट इज वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए डेल्टा एक्स तो वैसे रहेगा, डेल्टा पी में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये किसके इक्वल और ग्रेटर देन है h अपॉन 4 पाई के। यहाँ से इस मास को हटा दो और इसको इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो डेल एक्स इंटू डेल वी, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई m। अब ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई था, जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ओके। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए। यानी कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का जो वैल्यू है, उनका जो सम है, सॉरी जो प्रोडक्ट है, वो h अपॉन 4 पाई m के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा, करेक्ट। h क्या है यहाँ पर, h वही है जो चलता आ रहा है, ठीक है। तो h को याद रखना आपको, स्मॉल h जब भी आपको केमिस्ट्री में मिले, स्मॉल h, यस स्मॉल h जब भी आपको केमिस्ट्री में मिले तो आपको हमेशा उसका एक ही मीनिंग याद रखना है, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट। और उसका जो वैल्यू होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए हमेशा। कभी भी आपको उठा ले, खड़ा कर ले, रात को सोते हुए अचानक से जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, तो आपको याद होनी चाहिए 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जूल पर सेकेंड कर देते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ओके, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट ही है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, फिक्स है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो सभी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज कांस्टेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर आपने पोजीशन इन अनसर्टेनिटी को कम किया, मीन्स आपने अगर पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम किया तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है उसका अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में केस हो गया, कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को आपको अच्छे से मालूम है, उसकी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसके बारे में अच्छे से पता है, तो उसका वेलोसिटी अच्छे से पता है तो उसका पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। और अगर पोजीशन को अच्छे से आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं या उसकी पोजीशन को आपको एग्जैक्ट पता है तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी को नहीं बताया जा सकता, तो प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करें इसका? तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, कितनी कहानी आपको बताता हूँ मैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, उनके फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो पिक्चर बनता है आपके सामने, जो पिक्चर बनता है वो पिक्चर जो है वो थोड़ा सा ब्लरिंग हो जाता है, फजी हो जाता है, जिसको कुछ समझने मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, आपकी बुक के अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेज है, एक सिंपल सा पेज है, और उस पेज की थिकनेस को मेजर करना है। आपको क्या करना है? उसकी थिकनेस को मेजर करना है, और आपको मेजर करने के लिए एक सिंपल सा ऐसा कोई दिया है कि इसकी हेल्प से आप उस पेज की थिकनेस को मेजर करिए, ठीक है। तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि कोई भी इस चॉक पीस की हेल्प से किसी पेज की थिकनेस को एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ये जो चॉक पीस है, इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो ग्रेजुएशन है, इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड मार्क बने हुए होते हैं जनरली, वो नहीं बने हुए हैं, ठीक है। ये मार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मार्क नहीं किया हुआ है तो इसकी हेल्प से कोई भी जो है पेज की जो क्या बोलते हैं, जो पेज की जो थिकनेस है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता सकता, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता सकता। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के ऊपर अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है, पहली बात सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब जो आंखों से नहीं दिखाई देता उसकी पोजीशन को मेजर करना है, उसकी पोजीशन को मेजर करना है। तो उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई एक ऐसा स्केल हो जो इसकी इस रेंज का हो, इसकी इस रेंज का हो, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट चार्ज मानते हैं, और पॉइंट चार्ज भी कैसा, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, एक ऐसा पॉइंट चार्ज जो हमें दिखाई नहीं देता है। और जो दिखाई नहीं देता है तो उसको तो हम डायमेंशनलेस बोलते हैं, कि जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, न उसका लेंथ है, न उसका ब्रेड्थ है, न उसका हाइट है, करेक्ट। तो अब उस कंडीशन में क्या करें? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ लाइट डाल देते हैं, कुछ रेडिएशन डाल देते हैं, ठीक है। उस लाइट या रेडिएशन डालने से ये इल्यूमिनेट हो जाता है, ये चमकता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है? चमकता है, ठीक है। अब अगर हम इसको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका भी जो वेवलेंथ है वो इसके डायमेंशन से कम होना चाहिए, इसके डायमेंशन यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से कम होना चाहिए। और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आने वाली फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन, फोटोन क्या है? फोटोन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। और अब आप इसकी पोजीशन चेंज, आपने इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश की तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अगर आप इसका वेलोसिटी चेंज करने फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रॉन के साथ, या अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का, उसके साथ में ये एक उसका एक ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका हमारे लिए यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस, ठीक है, हमारे लिए। तो देखिए इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या कहता है ये कहता है कि जो डेफिनिट पाथ होते हैं या जो ट्रेजेक्टरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल्स की, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा था कि ये है आपका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस एटम का, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, और इन सर्कुलर पाथ के अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं वो क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा किसने बोला?
मैंने नहीं बोला, ये बोला था आपके रदरफोर्ड साहब ने और ये बोला था बोहर साहब ने, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाथ में मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन इनकी कहानी कहते हैं, इनकी कहानी ये कहती है कि अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस पोजीशन पर है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है, तो उस कंडीशन में आप उसका वेलोसिटी नहीं बता सकते, और वेलोसिटी नहीं बता सकते तो इसका मतलब आपको कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ये नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या केस आ जाता है, फिर आपको यहाँ पर केस आ जाता है प्रोबेबिलिटी का। क्या केस आ जाता है? प्रोबेबिलिटी का। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड के घर पे जाना है, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड टू फॉर एनी रीज़न, ठीक है, और मैं उसके घर पे जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को उसके घर पे जाना है, उसके घर पे उस फ्रेंड के मिलने के चांसेस, टू गेट माई फ्रेंड एट हिज और हर होम, चांसेस क्या है? हो सकता है वो मुझे वहाँ मिले और हो सकता है वो मुझे वहाँ पे नहीं मिले। 50-50 चांसेस हो गया, ठीक है, 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो ये जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, ये क्या कहता है कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है इसका सिग्निफिकेंट केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए ही होता है, और जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए इसका जो एप्लीकेशन है, जिसका सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अगर हम इस अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को एक ऐसे पार्टिकल या एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए लगाए जिसका मास जो है वो मिलीग्राम में है, जिसका मास मिलीग्राम में है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये मिनिमम है इसकी वैल्यू, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है वो इससे ज़्यादा या इसके इक्वल हो सकता है। तो हम ज़्यादा नहीं, हम तो इक्वल की बात कर लेते हैं। बात अगर आपने यहाँ पर मास की वैल्यू जो है, जिस पार्टिकल की हम बात करें मिलीग्राम में दिया है, मिलीग्राम मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम, 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम जो है उसको हम बोलते हैं मिलीग्राम, और किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम, करेक्ट। सबकी वैल्यू इसमें कुछ कर लेते हैं, तो जो आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू जो मिलती है वो है 10 टू द पावर माइनस 28, 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी वैल्यू से अगर आप देखते हैं तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो मल्टीप्लिकेशन है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही कम है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और ये एक प्रकार से यूजलेस आंसर है या इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सोच सकते हैं कि अगर हम मिलीग्राम से या मिलीग्राम से ऊपर की साइज के ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ में जो अनसर्टेनिटी होती है वो कोई मीनिंगलेस होती है, या उनके साथ में जो अनसर्टेनिटी होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। मतलब समझे हैं कि अगर आपने 1 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा का ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया तो उसके साथ में जो अनसर्टेनिटी होती है वो मीनिंगलेस होती है, उसका अपने लिए कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और जब आप इसको वैल्यू पुट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये है इसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब कि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वेलोसिटी का और पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही कम है विद रिस्पेक्ट टू
दिस वैल्यू, सॉरी ये वाला जो पार्टिकल था उसके केस में, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अनसर्टेनिटी की बात करें, उसको हम बोल देते हैं कि ये 10⁻⁸ मीटर है, 10⁻⁸ मीटर, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको डेल्टा वी की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज 10⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10,000 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमें बोहर के ऑर्बिट से पता चलती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो पोजीशन और मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, पोजीशन और मोमेंटम जो होता है उनका जो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट था उनकी पोजीशन और मोमेंटम के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसको अब हम क्या बात करेंगे, उसकी जगह पर अब हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ मिलेगा, किस पोजीशन पे मिलेगा और उसका क्या वेलोसिटी होगा, ये जो बात होती है ये होती है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और यही कारण है कि इतना कुछ करने के बाद जो है हमारा बोहर का जो मॉडल था वो फेल हो जाता है और डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट या ये दो कॉन्सेप्ट फिनोमिना, इनकी वजह से बोहर का जो कॉन्सेप्ट है वो, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म का मतलब एकदम से ख़त्म हो गया, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ओके। एकदम से तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कुछ अच्छी बातें भी बताई है इसने, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए ये कोई मतलब का नहीं रहा, ठीक है। चलिए, तो बोहर के मॉडल की और कुछ बातें, इसके फेलियर की बातें और क्वांटम मैकेनिक्स की जो बातें हैं वो सब हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।